नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के YouTube चैनल के ऊपर एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास है जो रहेगी धारा 71 से लेके 75 तक। तो अपन देखेंगे इसमें कुछ धाराएं हैं जो बड़ी हार्ड है, तो मैंने उन्हें सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा और प्लीज इसके नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं धारा 71। आज की धारा अपन कौन सी देखते हैं? 71। अब धारा 71 के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो शहरी क्षेत्र में दो प्रकार की कॉलोनियां होती है। एक कॉलोनी होती है नॉन अप्रूव्ड और एक कॉलोनी होती है अप्रूव्ड कॉलोनी। नॉन अप्रूव्ड कॉलोनी वो होती है जिसे नगर पालिका ने कोई अप्रूवल नहीं लिए, गैर कृषि भूमि है, वो गैर कृषि भूमि पर ही कर दिया है, मतलब कृषि भूमि के ऊपर ही अगर कॉलोनी काट दी, अप्रूव भी नहीं करवाई है। भविष्य में उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, वहां से रोड भी निकल सकती है, बड़ा सेक्टर रोड निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसके ऊपर जो सरकारी बैंक होते हैं वो आपको लोन भी नहीं देंगे। एक होती है अप्रूव्ड कॉलोनी। अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर क्या होता है, नगर पालिका से पूरा एक नक्शा अप्रूव्ड होता है, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है, जो आपकी कृषि भूमि है उसे गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और उसके बाद के अंदर उसके अंदर 60% भूमि आपको यूज के लिए मिलती है, प्लॉटिंग के लिए। 40% भूमि नगर पालिका रोड वगैरह के लिए रख लेती है, मंदिर वगैरह पार्क वगैरह उसमें बनाती है। तो एटलीस्ट वो आप अप्रूव करवाते हो, उसके अंदर आपको 60% ही भूमि मिलती है, ठीक है। इसके अंदर पूरी भूमि के ऊपर ही बस रोड बनाओ और उस कॉलोनी काट दो, नॉन अप्रूव्ड के अंदर। तो ये फर्क रहता है, ठीक है। और बैंक जो अप्रूव्ड कॉलोनी उसके अंदर बैंक जो लोन होते हैं वो भी अच्छे से आपको सरकारी बैंक लोन दे देते हैं सस्ती दर के ऊपर। तो ये क्या सिस्टम होता है, क्यों लोग अप्रूव नहीं करवाना चाहते, या आपको अप्रूव करवाना है तो कौन सी धारा के तहत अप्रूव होती है आपकी कॉलोनी, या आप कोई प्लॉटिंग करना चाहते हो, उसके बारे में भारत जो बात करती है वो धारा है 71। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धारा 71 का हेडिंग क्या है। तो धारा 71 कहती है कि कतिपय, कतिपय का मतलब होता है कुछ भूमियों का आवंटन और उसका क्या करना, नियमन। नियमन का मतलब होता है उन्हें क्या करना है, अप्रूव करना है, ठीक है। कुछ भूमि, कुछ भूमि कौन सी की जो नगर पालिका के पास में आएगी कि साहब इस भूमि के ऊपर हम प्लॉटिंग करना चाहते हैं, उसका आप क्या करो, एक तो आपको क्या करना है, उसका नियमन करना है, और एक उसका क्या करना है, आवंटन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, ये बताती है कि नगर पालिका क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, नगर पालिका क्षेत्र का कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र का या कोई भी व्यक्ति हो, नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के ऊपर कॉलोनी काटना चाहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करो आप ही और आप किसी नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो और उस नगर पालिका क्षेत्र में आपकी भूमि आती है और उस भूमि के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, प्लॉटिंग करना चाहते हो, कॉलोनी काटना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अपनी जो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर भूमि है, उसे भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के तहत आपको गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करवाना होगा। मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करवाना होगा। और कौन सी धारा 90A के तहत? अगर आपने कभी प्लॉट लिया है या कभी आपने ऐसा देखा है होते हुए तो आपने गौर किया होगा कि लेने से जाते टाइम बोलते हैं अच्छा भाई साहब ये 90A अप्रूव्ड है क्या, कॉलोनी यानी 90A है क्या। 90A का मतलब ही ये हो कि उसने कॉलोनी को क्या कर लिया, कृषि भूमि को किस में कन्वर्ट करवा लिया है, गैर कृषि भूमि के अंदर कन्वर्ट करवा लिया है। तो सबसे पहले आपको प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग करने के लिए आप अपने खेत को क्या करोगे, गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट कराओगे। कौन सी धारा के तहत? 90A के तहत, भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत। अब क्या होगा, अब नगर पालिका के नियमों के अनुरूप क्या करना होगा, प्लॉटिंग का नक्शा नगर पालिका से पास करवाना होगा, ठीक है। आपने गैर कृषि जो कृषि भूमि है उसे गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप अपनी कॉलोनी का एक प्रॉपर नक्शा बनाओगे और नक्शे के अंदर आप क्या करोगे, प्लॉटिंग वगैरह करोगे कि साहब इतनी चौड़ी सड़कें होगी, ये सड़क यहां से निकलेगी, ये प्लॉट है। सारी डिटेल आपको नगर पालिका के अंदर देनी होगी, वो नक्शा आपको अप्रूव करवाना होगा। यानी कहने का मतलब है कॉलोनी का आप नक्शा अप्रूव करवाओगे तथा उस भूमि से संबंधित सारे अधिकार नगर पालिका में सरेंडर करने होंगे, ठीक है। यानी आपको अपनी भूमि को, कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करा के सारे राइट सरेंडर किसको करने होंगे, सारे राइट नगर पालिका को सरेंडर करने होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब देखना कि इस भूमि का उपयोग 60-40 के अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा? 60-40 के अनुपात में होगा। कौन से अनुपात में होगा? 60-40 के अनुपात में होगा। यानी 60% भूमि प्लॉटिंग के लिए होगी तथा शेष 40% भूमि क्या होगा, वेन डिस्पोजल नगर पालिका करेगी। कहने का मतलब है कि आप अप्रूव करवाते हो, इसीलिए आप देखना कि जो कॉलोनी अप्रूव होती है उनकी रेट हमेशा ही डबल होती है, और जो नॉन अप्रूव्ड होती है उनकी कॉलोनी की रेट ही क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें सारी भूमि पे प्लॉटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे कितनी परसेंट भूमि पर प्लॉटिंग होगी? 60% भूमि पे प्लॉटिंग होगी। 40% भूमि मालिक को छोड़नी होगी, और उसके लिए क्या होगा, उसके ऊपर सड़कें बनेगी, उसके ऊपर पार्क बनेंगे, उसके ऊपर मंदिर बनेगा, उसके ऊपर सामुदायिक भवन बनेगा। ये सारा उस नक्शे के अंदर दिया हुआ होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो संबंधित व्यक्ति है जो प्लॉटिंग करना चाहता है वो 60% भूमि के ऊपर क्या करेगा, प्लॉटिंग करके बेचेगा तथा नगर पालिका खरीदने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लगाकर क्या दे देगी, पट्टे दे देगी, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी जमीन है, आप अपनी जमीन को क्या करवा रहे हो, वापस बताता हूं शुरू से, आप अपनी जमीन को क्या करवा रहे हो, कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है, कौन सी धारा के तहत, भू राजस्व अधिनियम धारा की 90A के तहत, यानी आपकी जमीन कन्वर्ट हो गई है। क्या नगर पालिका से अप्रूवल मिल गया? नहीं, अभी अप्रूवल नहीं मिला। अप्रूवल के लिए अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक नक्शा होगा प्रॉपर उसका बना के नगर पालिका के पास में ले जाना होगा और सारे अधिकार नगर पालिका को सरेंडर करने होंगे। ठीक है, नगर पालिका निर्धारित आपसे क्या लेगी, शुल्क लेगी, और शुल्क लेने के बाद में 60% भूमि जो आपको है वो आपको मिल जाएगी। उस 60% भूमि के ऊपर अब आप उन लोगों को बेच सकते हो, यानी 60% जो आपको प्लॉट मिले हैं उन प्लॉटों को आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। उन 60% प्लॉटों के लिए आप रजिस्ट्री करवा दो, और रजिस्ट्री करवा के और आप उस व्यक्ति को बोल दो कि साहब मैंने आपको रजिस्ट्री करा दिया, अब आप नगर पालिका में इसके पट्टे के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नगर पालिका आपको क्या दे देगी, पट्टा दे देगी। ठीक है, संबंधित व्यक्ति नगर पालिका में अप्लाई करेगा, जिसने भी प्लॉट खरीदा है आपसे। अप्लाई करने के बाद में नगर पालिका में जो निर्धारित राशि होती है वो जमा कराएगा, और निर्धारित जो नगर पालिका होती है उसे क्या दे देगी, पट्टा दे देगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहती है अप्रूव। अच्छा, ये पट्टा मिलने से फायदा क्या होगा, एक तो आपका मालिकाना हक मिल गया, एक इससे बैंक का लोन बड़ा सरकारी बैंकों से सस्ता लोन मिल जाएगा। भविष्य में इसके कभी अवैध निर्माण नहीं है, यानी इसके टूटने का खतरा नहीं है। अवैध कॉलोनियां बसी हुई होती है, उनके टूटने का खतरा ज्यादा होता है। तो यानी 60% भूमि उस व्यक्ति को मिल जाएगी जिसने प्लॉटिंग करी है। ठीक है, बाकी 40% भूमि का मालिक कौन होगा, तो जो 40% भूमि है उसका मालिक नगर पालिका होगी। 40% भूमि का मालिक कौन होगा, नगर पालिका होगी। अब साहब नगर पालिका उस भूमि की क्या करेगी, तो उस भूमि के अंदर नगर पालिका सड़कें भी है। ठीक है, उस नगर पालिका के अंदर वहां पे अप्रूवल के अंदर पार्क भी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सामुदायिक भवन के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है चाहे सड़कें हो, चाहे पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, उन सब का मालिक कौन होगा, नगर पालिका होगी। उन सब का मालिक कौन होगा, नगर पालिका होगी। शेष 40% भूमि नगर पालिका में निहित होगी तथा उसके अवयन कौन करेगी, नगर पालिका करेगी। क्या करेगी, सड़कें, सामुदायिक पार्क पार्क वगैरह बना के करेगी। ठीक है, तो आई होगी समझ में, आई होप समझ में ये धारा आ गई होगी। ठीक है, वापिस एक बार बताऊं, कृषि भूमि गैर कृषि भूमि कन्वर्ट करवा रहे हो कॉलोनी काटने के लिए, भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत करवाओगे। उसके बाद में अपने जो नक्शा है और जो अपनी भूमि से रिलेटेड सारे अधिकार वो नगर पालिका में सरेंडर कर दोगे। नगर पालिका आपको 40% भूमि दे देगी कि साहब ये प्लॉटिंग कर लो। आप उस जमीन के अंदर प्लॉटिंग करोगे, लोगों को बेच दोगे, नगर पालिका उन लोगों को पट्टे दे देगी। 40% भूमि में नगर पालिका सड़कें बनाएगी, और सड़कें बनाने के अलावा वहां पे पार्क और सामुदायिक भवन का भी निर्माण करेगी, और इस प्रकार आपकी एक अप्रूव्ड कॉलोनी कट जाएगी। ठीक है, अगली अपन धारा देखते हैं। धारा है 72, नगर पालिका एक्ट की धारा है 72 धारा क्या कह रही है, नगर पालिका संकर्म, संकर्म का मतलब होता है कार्यों के निष्पादन के लिए सरकार, राज्य सरकार द्वारा, कहने का मतलब है किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा कॉन्ट्रैक्ट करना तथा ऐसे कार्यों के लिए भुगतान। ये तो इस धारा का क्या है, हेडिंग है। सर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि नगर पालिका के अंदर कुछ ऐसे संकर्म होते हैं जो बड़े काम होते हैं। सपोज करो, मान लो बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, सपोज करो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, कुछ अपने प्राधिकारी होते हैं उसको नियुक्त कर देगी। ठीक है, क्या करेगी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। वो प्राधिकारी क्या करेगा, वो प्राधिकारी उस कार्य के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का काम कौन करेगा, जो नियुक्त प्राधिकारी है वो करेगा। राज्य सरकार नियुक्त कर रही है, वो प्राधिकारी क्या करेगा, जो संबंधित फर्म है उससे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किसके होंगे, उस प्राधिकारी के होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये धारा राज्य सरकार को ये अधिकार देती है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर विशेष संकर्मों, विशेष क्या है, संकर्मों, संकर्मों के, यानी संकर्म का मतलब है कार्यों के लिए अपना प्राधिकारी नियुक्त कर देगी, जैसा कि अपन ने अभी बात कर ली है। इसके बाद में ये प्राधिकारी उस कार्य से संबंधित संविदा, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, साइन करेगा। यानी कार्य नगर पालिका के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, नियुक्त कर रही है कोई विशेष काम करवाने के लिए, वो अधिकारी क्या करेगा, आएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में निश्चित समय अवधि में वो काम करवाएगा। सामान्यतः ये कार्य, यानी सामान्यतः ये कार्य कौन करते हैं, ईओ और जो जो कमिश्नर होते हैं। जैसे छोटी नगर पालिकाएं होती है उनमें ईओ होता है, या उन बड़ी नगर पालिकाएं होती है उनमें आयुक्त होते हैं, या अपन इनके लिए एक शब्द बोल सकते हैं सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होते हैं, वो ये काम करते हैं सामान्यतः। लेकिन सरकार चाहे तो किसी और अधिकारी को भी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, संबंधित प्राधिकारी को इस दौरान वेतन तथा कार्य में लगने वाले संपूर्ण पैसे का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाएगा। संकर्म हो रहे हैं, कहां पे हो रहे हैं, नगरपालिका में हो रहे हैं। करवाने वाला व्यक्ति किसे नियुक्त किया गया है, राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। राज्य सरकार का कोई व्यक्ति आके भी करवा सकता है, ये ईओआरओ मोस्टली कौन करवाते हैं, जो ईओ या कमिश्नर होते हैं वो करवाते हैं। तो इन लोगों को जो वेतन है वो कौन देगा, नगरपालिका देगी। अगर राज्य सरकार ने भी भेजा है तो उस व्यक्ति को भी पैसा कौन देगी,
जो आपकी क्या नाम है नगर पालिका देगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके इस कार्य के अंदर लगने वाला जो पैसा है, मान लो कोई ब्रिज बन रहा है और नगर पालिका क्षेत्र में बन रहा है, तो उस पैसे का भुगतान भी कौन करेगी, नगर पालिका करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई काम हो उसको करने के लिए राज्य सरकार अधिकारी नियुक्त करेगी, उसको पैसे का भुगतान नगर पालिका करेगी, उस काम के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वो अधिकारी करेगा, और उस काम में जो पैसा लगेगा उस पैसे का भुगतान भी कौन करेगा, तो उस पैसे का भुगतान भी नगर पालिका करेगी। राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार का हस्तक्षेप इतना ही है उस अधिकारी की नियुक्ति तक, ठीक है। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा है 73। धारा 73 क्या कह रही है कि नगर पालिका अपनी संपत्ति के अंतरण और संविदाओं कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में क्या कर रहा है, उपबंध कर रहा है, ठीक है। संपत्ति और जो नगर पालिका की संपत्ति है उनसे संबंधित वो क्या कर रहा है, अंतरण यानी ट्रांसफर और संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे देने के लिए क्या कर रहा है, उपबंध के बारे में बात की गई है। इससे पहले जो अपन ने बात करी थी उसके अंदर क्या हो रहा था, नगर पालिका संपत्ति खरीद रही थी। इससे पहले नगर पालिका क्या कर रही थी, संपत्ति खरीद रही थी अपने लिए। अब यहाँ पे इस धारा में क्या हो रहा है, नगर पालिका अपनी संपत्ति दे रही है, अपनी संपत्ति को क्या दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है, संविदा पे दे रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो नगर पालिका अपनी संपत्ति को दे रही है। तो धारा क्या कहती है कि नगर पालिका अपनी भूमिका राज्य सरकार के निर्देशों में नगर पालिका एक्ट 2009 के अधीन अपनी मर्जी से कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। किसके निर्देशों के अधीन, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन। कौन से एक्ट के तहत, नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत, ठीक है। क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर करने का मतलब है किसी को बेच सकती है, ठीक है। किसी को क्या कर सकती है, बेच सकती है। या फिर क्या कर सकती है, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी को लीज पे दे दिया या किराए पे दे सकती है। यानी नगर पालिका अपनी संपत्ति को बेच भी सकती है, उसे किराए पर भी दे सकती है, उसे लीज पर भी दे सकती है। क्या अपनी मर्जी से देगा क्या, नहीं। उसे किसके आदेश सही होंगे, राज्य सरकार के पूर्व आदेश के ऊपर ऐसा होगा। कौन सी भूमि होगी ऐसी, तो एस के अंदर बताया गया कि धारा 68(1)H के अंदर जो वर्णित भूमि है उसको दे सकती है। क्या सारी भूमि को, नहीं। इसके अंदर जो वर्णित भूमि है उसी को दिया जाएगा। धारा 69 के अंदर जो प्राप्त भूमि अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि धारा 69 के अंदर नगर पालिका क्या कर सकती है, संपत्ति प्राप्त कर सकती है। कैसे करेगी, करार द्वारा, विनिमय द्वारा, दान द्वारा, पट्टे द्वारा। वहां तो संपत्ति प्राप्त कर रही थी, यहां अपनी संपत्ति को क्या कर रही है, दे रही है, ठीक है। तो धारा 69 में जो संपत्ति प्राप्त हुई उसे भी दे सकती है। और क्या है, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में वर्णित जो उसे संपत्ति मिलती है उसको भी दे सकती है। इसके अलावा अभी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं धारा 71 के अंदर कि उसके तहत वैन डिस्पोजन के लिए जो 40% भूमि रखी गई थी उसका नगर पालिका क्या कर सकती है, उसको किराए पर दे सकती है, उसे क्या कर सकती है, वहां पे बेच सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नगर पालिका अपनी संपत्ति को बेच सकती है, किराए पे दे सकती है, लीज पे दे सकती है। कौन सी संपत्ति, धारा 68(1)H के अंदर वर्णित है, 69 में वर्णित है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में वर्णित जो संपत्ति है, उसके अलावा धारा 71 के अंदर जो 40% भूमि नगर पालिका के व्ययन के लिए रखी गई थी उस भूमि को भी क्या कर सकती है, किराए पे दे सकती है, ऐसा कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूर्व अनुमति किसकी चाहिए होगी, राज्य सरकार के पूर्व निर्देशों के अधीन होगा ये। ऐसी भूमि का अंतरण या जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, अंतरण या कॉन्ट्रैक्ट विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बाद में ही वैध माना जाएगा। क्या नगर पालिका मान लो अध्यक्ष है और उन्होंने बोला कि यार सब ये संपत्ति को बेच देते हैं, किराए पे दे देते हैं, क्या वो कर सकते हैं क्या, नहीं। वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप ईओ हो, आप नगर पालिका के कमिश्नर लगे हो, आप जब तक उसके ऊपर साइन नहीं कर दोगे तब तक वो जो आपका नगर पालिका ने किसी संपत्ति को बेच दिया है, किराए पे दे दिया है, सारा काम लीगली किया है, लेकिन जब तक आपके साइन नहीं होंगे तब तक वो वैध नहीं माना जाएगा। यानी आपकी जो पोस्ट है वो बड़ी क्या है, पावरफुल है। आपके साइन होंगे तभी वो चीज क्या होगी, वैध होगी। आगे देखते हैं इसमें और धारा ये आगे क्या कहती है। आगे कहती है कि यदि अंतरण संविदा के तहत किया गया है, भूमि का आवंटन सरकार को अवैध लगता है, यानी अंतरण संविदा के तहत नहीं किया गया है, सॉरी एक मिनट, यदि अंतरण, मान लो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या संविदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो किया गया आवंटन, भूमि आवंटन सरकार को क्या लग रहा है, अवैध लग रहा है। यानी अपन बात कर रहे हैं कि आपने जमीन दे दी, ठीक है, आपके ईओ साहब के भी साइन हो गए, नगर पालिका ने सारी विधिपूर्ण कार्रवाई करी है, सब कुछ सही है, लेकिन सरकार को फिर भी क्या लग रहा है कि आपने आवंटन क्या कर दिया, गलत कर दिया। सरकार को क्या लग रहा है कि आपने आवंटन को क्या कर दिया, अवैध आवंटन किया है। तो सरकार क्या करेगी, अपने या तो खुद जांच करेगी या अपने कोई प्राधिकारी उसके नियुक्त करके उस मामले की क्या करवाएगी, जांच करवाएगी, ठीक है। आपने विधिपूर्ण दिया, सब कुछ सही है, लेकिन सरकार को डाउट है, सरकार मामले क्या करवा सकती है, जांच करवा सकती है। और जांच के लिए क्या करेगी, अपना कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है, खुद कर सकती है, कैसे भी कर सकती है, जांच कर सकती है। अगर आपने सही किया आवंटन तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने आवंटन गलत किया तो आवंटन रद्द होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, यदि प्राधिकृत अधिकारी को लगे कि आवंटन नियमों विरुद्ध है तो वह आवंटन को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगर सही किया है आवंटन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको लगा कि नहीं ये आवंटन क्या है, लीगली नहीं है, अवैध है,
तो उसे क्या कर देगा, रद्द कर देगा। मतलब नगर पालिका ने सब कुछ सही किया लेकिन उसे लगा तो वो क्या कर सकता है, गलत रद्द कर सकता है। इस दौरान आवंटी व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा कर लिया तो उसे अनाधिकृत उपभोगी माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को भूमि का आवंटन कर दिया, ठीक है, और उस व्यक्ति ने भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जाके उसने अपना भाई अधिकार जता लिया, आपने आवंटन किया, व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, वो भी लीगली अपनी जगह, आप भी लीगली अपनी जगह, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी आया, उसने जांच करी और उसे लगा कि ये आवंटन रद्द है, वो आवंटन लीगली नहीं है, तो उस आवंटन को क्या कर देगा, रद्द कर देगा। उस भूमि पर जो आपने कब्जा कर लिया है, मान लो आप जिसको मिला है उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, अनाधिकृत उपभोगी माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा, अनाधिकृत उपभोगी, यानी उसको क्या माना जाएगा, अतिक्रमी माना जाएगा। अब उस व्यक्ति के, जो उस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, अतिक्रमी माना जाएगा कि आपने ये जो आवंटन लिया है ये गलत लिया है, ठीक है। राजस्थान लोक परिषद एक्ट 1964 की धारा के तहत उसे क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब उसके कब्जे को क्या कर दिया, हटा दिया जाएगा। उसने मान लो कुछ बना लिया है, कुछ भी बनाया, उसको क्या कर दिया जाएगा, अतिक्रमण मान के तोड़ दिया जाएगा। उसको अतिक्रमण मान के क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। यदि आवंटन के दौरान नगर पालिका को कोई प्रतिफल या आवंटन राशि ली है तो उसे लौटा दी जाएगी, ठीक है। नगर पालिका ने प्रॉपर पूरी प्रोसेस करी है, सही किया है, सब कुछ सही किया, लेकिन राज्य सरकार के प्राधिकारी को लगता है और जांच में पाया जाता है कि नहीं कुछ तकनीकी खामी है, तो राज्य सरकार का प्राधिकारी उस आवंटन को रद्द करेगा। उस आवंटन को रद्द करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने वहां पे कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया, तो उसे क्या माना जाएगा, अतिक्रमी माना जाएगा। उसका कोई बना हुआ निर्माण है उसे तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, उस व्यक्ति ने प्रॉपर पूरी प्रोसेस के अंदर पूरे पैसे दिए हैं, तो उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नगर पालिका किसी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो समझ में आया कि राज्य नगर पालिका अपनी संपत्ति दे सकती है, ठीक है। अब नगर पालिका संपत्ति गलत होती है तो राज्य सरकार कोई प्राधिकारी नियुक्त करके जांच करा के उसे आवंटन को रद्द कर सकती है। अब अपन बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और है, और पॉइंट क्या कहता है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई आवासीय बड़ी परियोजना आ गई, आवासीय परियोजना आ गई या हाउसिंग सोसाइटी की जो भी कोई बड़ी परियोजना आती है, उसके लिए जो पट्टे जारी होते हैं या परियोजना के लिए मंजूरी दी जाती है, तो उसके लिए क्या होगा कि ऐसी भूमि के अंदर 20% भूमि भूमि है या मकान है, तो निम्न आय वर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इन दोनों के लिए क्या रखे जाएंगे, आरक्षित रखे जाएंगे, और इनकी साइज भी क्या होगी, छोटी होगी। सर ये समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा बता देता हूं कि कहने का मतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र है, ठीक है, बहुत बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है। सपोज कर रहे हैं अपन जयपुर की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, जयपुर की बात करें। अब जयपुर के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी आवासीय सोसाइटी बन रही है, ठीक है, बहुत बड़ी आवासीय सोसाइटी बन रही है, तो क्या होगा, उस आवासीय सोसाइटी के अंदर 20% भूमि जो आवास होंगे, वो जो निम्न आय वर्ग है या आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए क्या होंगे, आरक्षित होंगे। मतलब मान लो 100 फ्लैट बन रहे हैं, तो उन 100 फ्लैट के अंदर 20% फ्लैट है वो क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे। किन लोगों के लिए, निम्न आय वर्ग के लिए या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखने ही पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अब आपको डाउट हो सकता है कि सर हमने बड़ी बड़ी परियोजनाएं देखी है जिनमें 1-1 करोड़ के जो मकान होते हैं, वो देखे हैं, फ्लैट की कीमत क्या है, 1 करोड़ रुपए, तो वहां पे क्या गरीब लोग भी रह सकते हैं क्या, नहीं। उसके अंदर मोस्टली होता ही है कि वहां पे जो बड़ी परियोजनाएं होती है, प्रयास तो किया गया है कि अमीर और गरीब एक साथ रहें, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि यह नहीं हो कि शहर का एक हिस्सा उसमें अमीर अमीर रहे, शहर के एक हिस्से में गरीब गरीब रहे। ये प्रोविजन इसलिए किया गया है कि उस हिस्से के अंदर अमीर भी रहे और उस हिस्से में गरीब गरीब भी रहे। लेकिन अगर उनकी वैल्यू मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ है, तो वहां पे तो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति ले ही नहीं पाएंगे, चाहे उन्हें कितनी भी आरक्षित वर्ग के अंदर दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है कि उन लोगों से पैसा ले लिया जाता है, और उस पैसे को किसके लिए, कल्याण के ऊपर खर्च कर दिया जाता है, ये निम्न आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाता है। ये प्रोविजन यहाँ पे रखा जाता है। अगर जैसे मकान भूमि है, कोई बहुत बड़ी लैंड है, तो उसके अंदर भी जैसे राज्य सरकार है, अभी आपने देखा होगा जयपुर के अंदर सरकार, जेडीए ने परियोजनाएं काटी थी, ठीक है, शायद उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अमृत विहारी है, ऐसे कुछ है, अटल योजना है। तो उस अटल योजना के अंदर या देखना, आप गौर करना उन योजनाओं के अंदर कि उस योजना के अंदर बड़े बड़े भूखंड होते हैं, लेकिन उनमें कुछ छोटे भूखंड भी होते हैं, यानी उन प्लॉटों की साइज क्या होती है, छोटी होती है, और वो प्लॉट किसके लिए आरक्षित होते हैं, निम्न आय वर्ग के लिए या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित होते हैं कि साहब 20% तो हमें इन गरीबों को देने ही देने हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वो जो छोटे प्लॉट इसलिए रखे जाते हैं कि वो उनके जो क्रय शक्ति है उसके अंदर वो प्लॉट आ सके, यानी उस शक्ति के अंदर वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इतने ज्यादा महंगे, क्योंकि बड़े प्लॉट हो जाएंगे तो महंगे होंगे तो गरीब लोग ले नहीं सकते। अच्छा सर, कोई व्यक्ति बेवकूफ बना के या मान लो वाकई में गरीब है और उसने ले लिया और सस्ती दरों पे ले लिया और उस प्लॉट को बेच सकता है क्या, नहीं। उसके ऊपर लॉक पीरियड लग जाता है कि साहब उसके 10 साल के अंदर, यानी आपको अगर आवंटन हुआ है तो 10 साल तक आप उसका यूज नहीं कर सकते, यानी किसी को बेच नहीं सकते। ऐसे नहीं है कि आप सस्ती दरों के ऊपर सरकार से लेते जाओ और बाद में जाके बेच दो, नहीं, आपके ऊपर क्या लग जाएगा, लॉक इन पीरियड लग जाएगा, इस दौरान आप बेच नहीं सकते। इसमें लॉटरी होता है, आप देखना
गौर करना, लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें फॉर्म डालते हैं, फिर लॉटरी से उसका किसी का भी नंबर ले लिया जाता है उन 20% लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर और धारा क्या कह रही है, धारा 70 ए, धारा यहाँ पे कौन सी आ गई, 73 ए आ गई। धारा कौन सी है, 73 ए है कि अंतरण ट्रांसफर का पूर्ण स्वामित्व, फ्री होल्ड का पट्टा या प्रता धृति, इसको बोलते हैं लीज होल्ड। इसको क्या बोलते हैं, लीज होल्ड बोलते हैं, लीज होल्ड के आधार के ऊपर होना। सर ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको दोबारा सरल शब्दों में बता देता हूं कि आपने धारा 71 के तहत क्या किया है, या धारा 73 के तहत आपने क्या किया, नगर पालिका से कोई भूमि ली है, नगर पालिका से आपको उसका आवंटन हुआ है। अब उस भूमि के आवंटन के अंदर आपको जो पट्टा मिलता है, तो वो पट्टा क्या करते हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन दो प्रकार से आपको पट्टा मिल सकता है। अब दो प्रकार से पट्टा कैसे मिलेगा, एक तो पूर्ण स्वामित्व का पट्टा होता है, यानी फ्री होल्ड पट्टा होता है। ये पट्टा कैसा हो गया, फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब है कि आप इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप इसके ऊपर आप मालिकाना हक होगे और इसके ऊपर आप मालिक ही बने रहोगे। लेकिन ये जो पट्टा धरती है, इसको लीज होल्ड बोलते हैं। लीज होल्ड के अंदर क्या दिया जाता है, सामान्यतः तो 19 साल, 99 साल के लिए, सॉरी कितने साल के लिए पट्टा दिया जाता है, 99 ईयर के लिए क्या दिया जाता है, पट्टा दिया जाता है कि आप इस पट्टे के ऊपर, आप जमीन के ऊपर रहो, आपको 99 साल तक रहने की क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करा के इसे फ्री होल्ड में भी क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अगर सरकार ऐसी योजनाएं लाती है, अगर सरकार को लगे, तो उस पट्टे के ऊपर क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे और उस जो पट्टा है, जो लीज होल्ड है, उसको क्या कर देंगे, फ्री होल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्री होल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि धारा 71 के तहत अगर आपको कोई जमीन ली है, धारा 73 के तहत आपको जमीन ली है, तो उस जमीन का आप क्या ले सकते हो, पट्टा ले सकते हो। पट्टा आपको कैसे मिलेगा, आपको पट्टा मिलेगा जो एक तो फ्री होल्ड मिल सकता है, एक आपको क्या मिल सकता है, लीज होल्ड मिल सकता है। ठीक है, अच्छा आपने अगर याद होगा, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, तो आपने पढ़ा था सर, पट्टा तो धारा 69 ए में भी मिलता है, आपने पढ़ाया था 69 ए के अंदर भी आप अपने जो जो पुराने रिकॉर्ड है उनको समर्पित करके आप पट्टा ले सकते हो। तो उसके अंदर ध्यान रखना कि उसकी बात ऐसी हो रही है कि आप नगर पालिका में पुराने रह रहे हो, ठीक है, नगर पालिका बनी नहीं उससे पहले रह रहे हो, या कोई टाइम पीरियड है उससे पहले रह रहे हो, और मतलब कॉलोनी कोई व्यवस्थित नहीं बसी हुई है, कॉलोनी बस चुकी है, पूरे लोग रह चुके हैं, तो उन लोगों के लिए जो पट्टा है वो धारा कौन सी होगी, 69 ए के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे कॉलोनी प्रॉपर कट रही है, नगर पालिका बनने के बाद में पूरी कॉलोनी प्रॉपर कट रही है, उस टाइम जो पट्टा मिल रहा है वो कौन सा होगा, इसके तहत मिलेगा आपको। धारा कौन सी होगी, 73 ए के तहत मिलेगा आपको। ठीक है, अगले अपन देखते हैं धारा 73 बी। धारा 73 बी क्या कहती है कि पट्टों का आवंटन और रद्दीकरण। अभी आपने धारा 73 ए के अंदर क्या ले लिए थे, पट्टे ले लिए साहब, हमें हमने ये अलॉट करवाई है, या आपने सपोज करो धारा 73 के तहत आपने निम्न आय वर्ग का प्रमाण पत्र दिया, या आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्या दिया, प्रमाण पत्र दिया, साहब हम गरीब और हमें क्या दे दो, जमीन दे दो, और सरकार ने उसको लॉटरी में आपको वो जमीन भी आ गई। अब आपको सरकार को पता लगे कि आपने ये जो आवंटन करवाया गरीब बता के, वो गरीब हो ही नहीं आप, एक्चुअल में आप तो पैसे वाले हो, लेकिन आपने क्या दिए, मिथ्या दस्तावेज दिए हैं, तो फिर क्या होगा, तो उसके बारे में जो धारा बात करती है वो धारा कौन सी है, 73 बी है। 73 बी कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने धारा 73 के तहत मिथ्या दस्तावेज पेश कर दिए, यानी झूठे दस्तावेज पेश कर दिए, सपोज करो गरीबी के पेश कर दिए, आप गरीब हो ही नहीं फिर भी गरीब बता दिए, विधि का उल्लंघन करके पट्टा प्राप्त कर लिया है, मतलब कोई ऐसी चीज है कानूनी रूप से है और उसको बताना था, आपने उसको छुपाया और आपने क्या ले लिया, पट्टा ले लिया। मतलब कहने का मतलब है कि आपने क्या करी है, धोखाधड़ी करी है सरकार के साथ में, नगर पालिका के साथ में, और आपने क्या ले लिया, झूठा पट्टा ले लिया है। तो अब क्या होगा, तो नगर पालिका संबंधित व्यक्ति को क्या देगी, नोटिस देगी। सपोज करो आपने लिया, आपने झूठे दस्तावेज पेश करके लिया है, तो नगर पालिका आपको क्या देगी, नोटिस देगी। नगर पालिका को पता लगा और नगर पालिका आपको क्या देगी, नोटिस देगी। ठीक है, अब नोटिस के अंदर क्या होगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा कि हमें ऐसी जानकारी मिली है और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दो, कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो क्या, कि हमें जो जानकारी मिली है सही है या गलत है। तो आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा, 7 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, इस नोटिस का जवाब देने के लिए कितने दिन का टाइम मिलता है, वीआईपी एग्जाम में पूछेगा कितने दिन का टाइम मिलता है, 7 दिन का। नगर पालिका कितने दिन का टाइम देगी, 7 दिन का। इस दौरान व्यक्ति का क्या किया जाएगा, पक्ष सुना जाएगा, तथा जांच के बाद में यदि पट्टा गलत पाया जाता है तो उस भूमि का आवंटन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आपने गलत दस्तावेज पेश किए, ठीक है, कुछ भी छुपा के आपने पट्टा ले लिया, नगर पालिका को पता लगा, नगर पालिका ने आपको टाइम दिया 7 दिन का, 7 दिन में आपने कोई जवाब दिया नहीं दिया, अगर 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो आपका पट्टा रद्द हो जाएगा। अगर जवाब दे दिया, नगर पालिका को लगा कि आपका जवाब संतुष्टिप्रद नहीं है, तो नगर पालिका आपका क्या कर देगी, पट्टा रद्द कर देगी। अच्छा सर ये तो मनमानी होगी, ऐसा तो फिर किसी के साथ में होगा, तो हम क्या अपील नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल आपके पास में क्या रहेगा, अपील करने का अधिकार रहेगा। अब अपील, इस आदेश के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अपील क्या करोगे, संबंधित जो अधिकारी है राज्य सरकार द्वारा,
यानी राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी है, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, 15 दिन में अपील कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका कितने दिन का टाइम दे रही है, 7 दिन में स्पष्टीकरण का टाइम दे रही है। अपील देने के लिए आपको कितने दिन का टाइम मिला है, 15 दिन का टाइम मिला है। राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है, उसके पास में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें और इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ये है कि अगर प्राधिकृत अधिकारी चाहे तो 15 दिन बाद में भी अपील ग्रहण कर सकता है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछेगा कि प्राधिकृत अधिकारी से 15 दिन में ही अपील ग्रहण करेगा या 15 दिन बाद में भी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राधिकृत अधिकारी चाहे तो 15 दिन का टाइम पूरा होने के बाद में भी अपील स्वीकार कर सकता है। ठीक है। नगर पालिका कितने दिन में सुनेगी, 7 दिन में। प्राधिकृत अधिकारी 15 दिन, उसे लगता है तो 15 दिन बाद में भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ, सिविल न्यायालय की इस धारा के अधीन कोई भी अधिकारिता नहीं होगी। मतलब ये फैसला क्या है, जो प्राधिकृत अधिकारी है वो फैसला अंतिम होगा। अंतिम का मतलब है कि आप इसके खिलाफ में सिविल न्यायालय के अंदर अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है। यानी ये जो फैसला दे दिया उसको आपको मानना पड़ेगा। सिविल न्यायालय के यहाँ पे कोई अधिकारिता नहीं है कि ये मामला आप कहाँ लेके चले जाओ, कोर्ट में लेके चले जाओ। ऐसा इसलिए किया गया है कि कई बार क्या होता है, बड़े बड़े भूमाफिया जानबूझकर क्या करते हैं, ऐसा कुछ ये जो कानूनी लूप होल है उसका फायदा उठाते हैं और फायदा उठा के उस मामले को कोर्ट में पटक देते हैं और कोर्ट के अंदर वो मामले पड़े रहते हैं, मान लो 10-10, 20-20 साल पड़े रहते हैं। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या प्रोविजन किया है कि साहब हम यहाँ पे 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं है, ताकि ये व्यवधान नहीं आए। ठीक है। तथा इस दौरान पट्टा करने के दौरान जमा कराई गई राशि भी आपकी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। आपने पट्टा लिया लेकिन आपने क्या दी है, गलत जानकारी दी है, झूठी जानकारी दी है और आपने क्या करी है, नगर पालिका के साथ में धोखाधड़ी करी है। तो आपने जो पट्टा लेने के लिए जो आपने राशि जमा कराई थी नगर पालिका में, नगर पालिका वो राशि भी क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। बोले भगो अब कोई राशि वासी नहीं है, तो आपको राशि वापस नहीं मिलेगी। ये भी थोड़ा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा है 74। 74 कह रही है कि वीआईपी, ध्यान रखना, स्थावर संपत्ति की बात हो रही है, इमूवेबल की। ठीक है। जंगम संपत्ति की बात नहीं हो रही। नगर पालिका संपत्ति का क्या रखेगी, एक तो संपत्ति का रिकॉर्ड रखेगी और उसका क्या रखेगी, मानचित्र रखेगी। अब इसके अंदर क्या बोला गया, ये भी ध्यान रखना आपको कि नगर पालिका अपनी स्थापना के 1 वर्ष के भीतर भीतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आज नगर पालिका बन रही है तो आज नगर पालिका बनने के बाद में 1 साल के भीतर भीतर उसे अपनी स्थावर संपत्तियां जो भी उसके पास में है उसका क्या बनाएगी, रिकॉर्ड बनाएगी और उसे क्या करना होगा, रखना होगा किसके पास में, निदेशक स्थानीय निकाय के पास में रखना होगा। भीतर भीतर नगर पालिका में निहित स्थावर संपत्तियों की सूची और मानचित्र बना के किसे देना होगा, निदेशक स्थानीय निकाय को देना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नगर पालिका की स्थापना कितने दिन बाद में, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल। तो आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका स्थापना के 1 साल के भीतर भीतर आपको अपनी पूरी ईओ की जिम्मेदारी होगी कि अपनी पूरी स्थावर जो संपत्तियां हैं उनकी जो लिस्ट बना के और उनका मानचित्र बना के कहां जमा कराएगा, निदेशक स्थानीय निकाय को जमा कराएगा। 1 साल के भीतर भीतर एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, और क्या होगा साहब, ये तो आपने बता दिया। अब कई बार नगर पालिका अपनी संपत्ति लेती भी है, कई बार अपन ने संपत्ति दे भी दी, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए बोला गया है कि नगर पालिका की संपत्ति में कुछ भी परिवर्तन होता है तो सीएमओ, सीएमओ मतलब ईओ साहब आप, मतलब ईओ साहब आप, या फिर कमिश्नर, अगर नगर परिषद है, नगर निगम है तो कमिश्नर हो गए। सीएमओ मतलब चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, प्रतिवर्ष क्या करेगा, इन संपत्तियों में परिवर्तन होता है तो उसका एक वार्षिक रिकॉर्ड तैयार करके बजट के साथ संलग्न करके निदेशक स्थानीय निकाय को क्या करेगा, भेजेगा। अपन बजट पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर क्या होगा कि बजट की मंजूरी के लिए जब जाता है तो उसमें एक रिकॉर्ड ये भी होगा। इसके अंदर क्या होगा, नगर पालिका संपत्ति में कोई चीज आई है जो गई है तो उन सारा का सारा क्या रिकॉर्ड मेंशन करके बजट के साथ में संलग्न करके निदेशक स्थानीय निकाय को भी भेजा जाएगा। 1 साल के भीतर भीतर तो स्थापना के बाद में भेजना ही भेजना है। उसके अलावा भी हर साल आपको रिकॉर्ड अपडेट करवाते रहना है, साहब ये चीज गई है, ये चीज आई है। मतलब नगर पालिका की संपत्ति में कुछ भी स्थावर संपत्ति की बात हो रही है, कोई भी कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, उसकी सारी रिकॉर्ड नगर पालिका को देना होगा, निदेशक स्थानीय निकाय को। अगली धारा क्या करी है, धारा 75, नगरीय भूमि संपत्तियों का क्या करना है, रिकॉर्ड का रखरखाव करना है। नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर बहुत सारी संपत्तियां होती है, निजी संपत्ति भी होती है और सरकारी संपत्ति भी होती है। तो ये जो निजी और सरकारी संपत्तियां होती है, इन निजी और सरकारी संपत्तियों को क्या करना होगा, रिकॉर्ड का नगर पालिका की ड्यूटी है कि वो नगर पालिका क्षेत्र में स्थित जितनी भी सरकारी और निजी संपत्तियां उनका क्या रखेगी, रिकॉर्ड रखेगी। नगर पालिका अपनी सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि व निजी भूमि
तो अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करेगी तथा उसका रखरखाव करेगी। मतलब नगरीय भूमि आ रही है, नगर पालिका क्षेत्र में जो भी सरकारी भूमि है और जो भी निजी भूमि है उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगी कि जैसे किसको पट्टा दिया है। आप मान लो पट्टा दोगे, नगर पालिका ने पट्टा दिया, अब कोई व्यक्ति वो भूमि और किसी के नाम दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, उस पट्टे को नगर पालिका को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड प्रतिवर्ष उसमें चेंजेस भी करना होगा, तो ये सारा रिकॉर्ड का रखरखाव भी होगा। तो ये कौन सी धारा में होगा, धारा 75 में होगा। धारा 74 में क्या होगा, अपनी सूची, कौन सी सूची, नगर पालिका अपनी, क्या उसमें निजी संपत्ति शामिल होगी क्या, नहीं, धारा 74 में निजी संपत्ति शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ सरकारी, और सरकारी में भी कौन सी, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल संपत्ति का रिकॉर्ड और मानचित्र बना के स्थापना के 1 वर्ष के भीतर भेजना होगा, और फिर हर साल इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो उसे भेजना होगा। और यहाँ पे बात कौन सी हो रही है, नगरीय भूमि की बात हो रही है, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उस सारी भूमि का नगर पालिका धारा 75 में क्या करेगी, रख रखाव करेगी, रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी, ईओ साहब होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इस प्रकार अपनी ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।